नहीं, अच्छी बात है, दावा ठोक रहे हैं कि 9 सीटें जीतेंगे। तो इसी तरह इनको दावा ठोकना चाहिए कि हमने अपनी किसानों की जो डीएपी है उसकी कीमत कम कर दी है। आसानी से हमारे किसान भाइयों को आज डीएपी मिल रही है, और इसी के साथ उनको दावा ठोकना चाहिए कि हमने इतनी सरकारी नौकरियां बच्चों को दी हैं। तो इस तरह के कई दावे उनको ठोकने चाहिए, लेकिन इस तरह के दावे नहीं ठोक पाएंगे क्योंकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कोई कार्य ही नहीं हुआ है अगर हम देखें सही मायनों में। और जिस तरह प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए था, प्रगतिशील बनना चाहिए था, उस तरह वो नहीं बन पाया है। हम छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो उनकी मांग है वो जायज है। और लगातार बीजेपी की सरकार और पूरा शासन प्रशासन, स्पेशली सरकार, चाहे वो छात्र हों चाहे वो हमारे शिक्षक भाई और बहन हों, लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह की शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे, सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है। जब जब सरकार को कोई फैसला लेना होता है तब इसी तरह की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। मुंबई हमेशा उत्सुक है माननीय प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने, उनके विचारधारा को सुनने और उनका जो विजन प्लान है महाराष्ट्र के लिए। एक विकसित भारत उनका एक सपना है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए वो एक विकसित भारत और प्रगतिशील नेतृत्व से हम सबको उत्सुक करते हैं। और हम सभी यहाँ आप देख रहे हैं विदेश से भी लोग आए हैं उनको सुनने। तो द मोदी मैजिक कंटिन्यूज और महायुति की सरकार जरूर बनेगी। 20 तारीख को आप देखिए कार्यकर्ता बाहर जाके वोटर्स को लाएं और वोटर्स जिस ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का स्वीकारता करें वो बिल्कुल स्पष्ट यहाँ दिखाई देगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेषता है कि वो कार्यकर्ता को तो प्रोत्साहित करते ही हैं, लेकिन विदेश से भी लोग आए हैं यहाँ उनको सुनने, उनको देखने शिवाजी पार्क में। ये गर्व की बात है क्योंकि विकसित भारत एक सोच विचार ही नहीं है, महाराष्ट्र के लिए एक संकल्प है। और 20 तारीख को वोटर जिस ऊर्जा के साथ बाहर आके वोट करेंगे, उस ऊर्जा की शुरुआत यहाँ शिवाजी पार्क में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषण से होता है। ये सभा आपने खुद इसको कवर किया, लोगों का उत्साह आपने देखा। गांडे में माननीय गृह मंत्री जी का जो कार्यक्रम था, लोगों में काफी उत्साह है और इस चुनाव को राज्य की जनता ने अपने हाथों में लिया है, क्योंकि इस राज्य में जो सरकार चल रही है ये लूट और झूठ की सरकार है। लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं। तो इसलिए आम जनता इस चुनाव को लेकर उत्साहित है और आम जनता ये चाहती है कि राज्य में एनडीए की, भाजपा की सरकार बने। पहले चरण का जो रिजल्ट है बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में लोगों ने आशीर्वाद दिया। दूसरे चरण के चुनाव में भी लोगों का ये आशीर्वाद रहेगा और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार हमारी बनेगी, क्योंकि राज्य के लोगों को पता है डबल इंजन सरकार के फायदे क्या है। जब माननीय रघुवर दास जी की सरकार थी, लगातार इस प्रदेश में केंद्र में अगर कोई योजना की शुरुआत होती थी तुरंत उसका लाभ राज्य के लोगों को मिलता था। बहुत ही ऐसी योजना आम जन से जुड़ी हुई उन्होंने योजना की शुरुआत की, किसानों के लिए की, महिलाओं के लिए किया, लेकिन इस सरकार के आने के बाद उन सारी योजनाओं को बंद कर दिया। आज भ्रष्टाचार और अपराध दोनों से लोग परेशान हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के वजह से छोटे छोटे काम भी लोगों का नहीं हो पाता, कोई सुनने वाला नहीं। 181 नंबर पहले मुख्यमंत्री संवाद माननीय रघुवर जी के समय में था, एक कोई भी आम आदमी भी उस नंबर पर डायल करता, अपना कंप्लेन वो रजिस्टर कराते, उसकी सुनवाई होती थी। आज कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए आम जनता त्रस्त है, परेशान है। इसलिए लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ही है जो राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की ही है कि आज महिलाओं के सम्मान और अस्मिता की रक्षा कर सकता है।
आज राज्य में घुसपैठिये एक बड़ा मुद्दा बना है। घुसपैठियों के वजह से आज हमारे इस राज्य की बच्चियां घुसपैठिये दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर हमारी बेटियों के साथ उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना और बेटियों की जमीन लूटने का काम कर। इसलिए बेटी रोटी माटी बचाने के लिए राज्य की जनता ने संकल्प लिया है कि रोटी बेटी माटी बचाएंगे और इस राज्य में भाजपा और एनडीए की सरकार बनाएंगे। अभी चल रहा है और अभी हम लोग सातों सांसद जाकर अपना मत वहां पर मेयर के लिए कास्ट कर आए हैं। बाद में जाके डिप्टी मेयर के इलेक्शन में भी अपना वोट करेंगे। मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी अभी इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहती जिससे उस पर प्रभाव पड़े। लेकिन दावा दोनों तरफ से तो कुछ तो उस पर आपसे इतना जरूर कहूंगी कि भाजपा का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता भारत की प्रगति और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज यदि भाजपा का चयन होता है और भाजपा का मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाते हैं तो मैं जानती हूं कि एमसीडी जिस निष्क्रियता से ग्रसित है आम आदमी पार्टी के कारण, उसको दूर कर एमसीडी भी अपना कर्तव्य निभाएगी और दिल्ली की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करके दिखाएगी। धन्यवाद। जो सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि बुलडोजर एक्शन मीन्स लॉलेसनेस, ये टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर अब गैराज में खड़ा होगा। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट का जब ये जजमेंट आया, ऑब्जर्वेशन आया, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया जो थी आज भी वही है। ये बेहद अहम था, एक सेलिब्रेट किया जाने लगा था। एक व्यक्ति, जो मैंने कल भी कहा, वो सेलिब्रेट करते थे कि उनके नाम के साथ बुलडोजर लगा हुआ है। बुलडोजर जस्टिस शब्द का प्रयोग होने लगा। कहां का जस्टिस भाई? बल्कि जस्टिस को बुलडोज करता है। मान लीजिए मैं गुनहगार हूं, कानूनी प्रक्रिया होगी ना, या बुलडोजर चला देंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फाइनली इस पर अपनी मोहर लगा दी है और मुझे उम्मीद है कि जो लोग उस पर बैठ करके फूल बरसवाते थे अपने पे, अब परहेज करेंगे। श्री देव जी के उपस्थिति में हम सब मिलकर आज हमारा एमओएस श्री श्रीपाद नायक जी, पावर और एमएनआरई सेक्रेटरी विथ स्टेक होल्डर्स एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द स्टेट, आज हमने एक चिंतन शिविर ओडिशा में कर रहे हैं। इसका शुरुआत अभी हुआ है। इसका उद्देश्य यही है, हमने अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में बहुत बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन हमारा हुआ है। जहां तक हम सब लोग जानते हैं, 2014 में 75 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से हमारा एनर्जी का सामर्थ्य था। आज वो सिर्फ 10 वर्ष में 212 गीगावाट हो गया है। तो हमारा सोलार एनर्जी 100 से ज़्यादा गुना 136 टाइम्स इसका कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है। ये 10 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। बट इसके साथ ही हमको और आने वाले 6 वर्ष में देश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य दिया है, डिपार्टमेंट को एक लक्ष्य दिया है। हमको 500 गीगावाट 2030 तक अचीव करना है। ट्रांसमिशन लाइन और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों मिलके इसमें हमारा 42 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है। तो और इसमें और कई इशू भी है, लैंड का इशू है, ट्रांसमिशन इवैक्यूएशन का इशू है, लैंड का इशू है। ये सब एक साथ बैठ के एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये चिंतन शिविर इधर आयोजित किया है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जो 500 गीगावाट ये सिर्फ घोषणा नहीं है, हम अचीव करना चाहते हैं। इसलिए हम सब स्टेक होल्डर्स को एक रूम में बिठा के एक सोल्यूशन निकालने के लिए ये हम कर रहे हैं।
जैसे बोल रहे हैं फ्लोटिंग सोलर हीराकुद में फ्लोटिंग सोलर बनाने के लिए से कुछ प्रपोजल हीराकुद डैम में। हाँ, वो तो जो भी स्टेट से प्रपोजल है हम उसको बहुत पॉजिटिवली देखेंगे। तो और इधर हमारा एनर्जी मंत्री श्री देव जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनर्जी सेक्टर में बहुत बढ़िया काम भी हो रहा है। तो भारत सरकार से रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय से हो या पावर मंत्रालय से हो, हम पूरा उनको सहयोग हम जरूर देंगे। वी विल सपोर्ट दैट प्रोजेक्ट। आज इस ऐतिहासिक मेले में आप सबके बीच में उपस्थित होकर बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है और मैं आप सबके अंदर जोश भी देख रहा हूं, एक उमंग भी देख रहा हूं। भाइयों बहनों, ये जलजीवी मेला हमारे राज्य के लिए एक अनमोल धरोहर है जो सदियों से भारत तिब्बत, भारत नेपाल, ऐसे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इन सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी सौहार्द बढ़ाता है, भावनात्मक संबंधों की एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करता है। ये मेला हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं, उन परंपराओं को भी संजोने का और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में अपना बहुत ही अद्वितीय योगदान देता है। हम सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच और तिब्बत से, यहां से सदियों से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। अभी मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने उस पर प्रकाश डाला है। जहां तक मैं अगर बात करूं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, तो यहां हमारा पूरे इस क्षेत्र में, चाहे धारचूला का क्षेत्र हो, जलजीबी का क्षेत्र हो, या पूरे पिथौरागढ़ जनपद का हमारा झूलाघाट से लेकर पिपली से लेकर जितने भी देवड़ा से लेकर ये सीमांत क्षेत्र जो आता है, और आगे चले जाएं तो चंपावत और उधम सिंह नगर के अनेक स्थान जो नेपाल से जुड़े हुए हैं, वहां नेपाल से रोटी और बेटी का संबंध है। और प्रत्येक दिन जब अभी विवाहों का लगन शुरू होता है, उस समय में प्रत्येक दिन कई बारातें नेपाल जाती हैं और कई नेपाल से यहां आती हैं। इस प्रकार का हमारा प्रागण संबंध है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबंध और अधिक मजबूत हो रहे हैं और प्रगाढ़ हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में केदारनाथ और पशुपतिनाथ के बीच आध्यात्मिक यात्रा सजी हुई। एक यात्रा केदारनाथ से पशुपतिनाथ की हुई थी। उस यात्रा ने भी दोनों के संबंधों को, दोनों राष्ट्रों के संबंधों को मजबूती प्रदान की थी। मुझे प्रसन्नता है कि वर्षों से जलजीबी का ये मेला भारत और नेपाल के बीच भी सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंधों को भी आगे बढ़ाने का काम करता आ रहा है। ये मेला निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां भी समय के साथ खड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से पहले इस मेले का एक अपना स्वरूप था, वो कभी बढ़ा है, कभी घटा है, कहीं न्यूनता आई है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ भी ये मेला हमारे छोटे व्यापारियों का, कारीगरों का, किसानों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें एक मंच प्रदान करने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। मैं देख रहा था यहाँ पर जम्बू से लेकर सेकुआ, गंधरहनी, अनेक प्रकार की। तो सरकार के जितने भी विभाग हैं वो बिजली का बकाया नहीं दे रहे हैं और जो भी सब्सिडी का पैसा है वो सरकार डिस्कॉमों को नहीं दे रही है। तो इसके लिए आपने क्या रिडर्सल सिस्टम बनाया? मैंने बताया कि सरकारी विभागों में आगे कम से कम बिजली के बिल उनके पेमेंट होना शुरू हो जाए तो सबसे पहले प्रीपेड मीटर्स तो सरकारी विभागों में ही लगेंगे, ताकि सरकार यानी जो विभाग है वो अपने पैसे से पहले प्रीपेड का खर्च करके तभी बिजली ले पाएगा, अन्यथा बिजली नहीं ले पाएगा। इसलिए पहले फेज में प्रीपेड वहीं लग रहे हैं। जहां तक पिछले जो बचे हुए हैं उस बचे हुए में भी हमने सब प्रदेशों को कहा कि वो एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के साथ जो सोर्स पर उसका पैसा निकाल लिया जाए, सारा डाटा लेकर के रिकंसाइल करेंगे सब अकाउंट्स को, ताकि वित्त मंत्रालय की ओर से ही उस पैसे को लेकर के पावर विभाग को दे दिया जाए। और सब्सिडी का पैसा सर? सब्सिडी भी लगभग प्रदेश सब दे रहे हैं। जहां जहां डिफॉल्टर्स हैं उनके लिए कुछ बंधन लगाए गए हैं कि उनको बिजली जो है वो खरीदने पर भी नहीं मिलेगी, इसलिए सब्सिडी सबको सरकारों को देनी पड़ेगी और काफी इसमें कम हो गई है। लगभग 1,70,000 करोड़ से सिर्फ 30,000 करोड़ बची है सारे देश भर में।
तो इसलिए सब्सिडी का पैसा भी धीरे धीरे सरकारें जो है वो दे रही हैं, वरना सरकार के ऊपर भी एक बंधन आता है, पावर डिपार्टमेंट भी आता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि पावर जो है, ऊर्जा जो है अपने आप में कमोडिटी है, इट्स नॉट ए सर्विस। इस सर्विस को सरकारें कई बार फ्री भी करती हैं, बाकी सब भी करती हैं, किंतु बिजली का दाम लगता है, बिजली एक बिकती है, बिजली को अगर महंगी लेके सस्ती बेचेंगे या नहीं पैसा लेंगे तो उसका घाटा जो है वो कंपनीज के ऊपर आएगा और कंपनीज का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छी रैंकिंग की कंपनी जो है देश भर में, उनको एक और आह्वान किया गया कि वो लिस्टिंग की तरफ भी जा सकते हैं। पब्लिक इश्यूज जो अगर लेके आएंगे तो उनके जो लाभांश है वो पब्लिक का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनका इन्वेस्टमेंट भी उसमें इकट्ठा होगा तो लाभ उसमें होगा। इस तरह से उसका निजीकरण भी हो जाएगा। निजीकरण भी जहां कर रहे हैं वहां निजीकरण भी हो ही रहा है, लेकिन निजीकरण हो या सरकारी कंपनी लिस्टिंग पर कोई भी आ सकता है। लखनऊ में मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से जो किताब मुझे पेश किया गया, और इसका टाइटल भी बहुत ही अच्छा से लिखा है, वक्फ बिल 2024 रेस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम्स। और ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जितना बारीकी से वक्फ बिल का जो प्रोविजंस को देखा है और ये किताब निकला है, इसमें बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सही तरीके से एक्चुअल चीज क्या है इसको यहां प्रदर्शन किया है। मैं चाहता हूं कि सरकार ही सिर्फ नहीं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं, हर नागरिक को ये पढ़ना चाहिए। ये बाद में इन लोगों का माध्यम से वेबसाइट वगैरह में भी डलवा करके इसको अवेलेबल करवाएंगे। और मेरे पास कई और मुस्लिम संगठन का पेशकश मेरे साथ में हुए हैं, प्रेजेंटेशन हुए हैं, और अन्य जो स्टेक होल्डर्स है इन्होंने भी मुझे बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जिस डिटेल के साथ स्टडी किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रावधानों को, और उससे बढ़िया जो सुझाव उनका, जो रिकमेंडेशंस, उनका जो पॉइंट टू पॉइंट इसमें जो पॉजिटिव चीज पॉइंट आउट जो किए हैं, मैं मानता हूं कि ये देश के लिए बहुत बड़ा इससे लाभ होगा। क्योंकि मैं अभी डिटेल में आपको प्रोविजंस का चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारा जो इंटेंशन है कि वक्फ प्रॉपर्टी से आम मुसलमानों को, खास करके जो गरीब मुसलमान हैं, बच्चे, महिलाओं के लिए कैसा काम आना चाहिए, और वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट साइंटिफिक तरीके से बहुत ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, इस पे हम लोगों ने फोकस किया है। ये सारा चीजें इस किताब में उन्होंने पेशकश की हैं। मैं अभी थोड़ा सा चर्चा की है, मैंने डिटेल अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जो चर्चा की है, जो पॉइंट्स बताया है, उस पहले चरण में राहुल बाबा और हेमंत सोरेन का सुपड़ा साफ होगा। यहां भारतीय जनता पार्टी, जेम, जदयू और लोजपा की सरकार बनने जा रही है। भाइयों बहनों, आज आप सब यहां बैठे, तब मैं आपको बताना चाहता हूं 23 तारीख को हेमंत सोरेन एंड कंपनी विदाई ले रही है, विदाई ले रही है। ये राहुल बाबा का प्लान, सोनिया गांधी जी उनकी माता जी, राहुल बाबा को जानते हो ना भाई, जानते हो ना? उनको सोनिया जी ने 20 बार लॉन्च करने का प्रयास किया, 20 बार, मगर लॉन्चिंग फेल हो गई। हरियाणा में भी फेल हो गई। अब ये सोनिया जी चाहती है बाबा देवधर के एयरपोर्ट पर लॉन्चिंग करा दे। सोनिया जी 23 तारीख को 21वीं लॉन्चिंग भी क्रैश होने वाली है, क्रैश होने वाली है। भाइयों बहनों, ये 20 तारीख को केले के निशान पर बटन दबाना है, यशोदा जी को जिताना है। केले के निशान पर दबाया हुआ एक एक वोट
सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अदानी को, अंबानी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनका धन बढ़ता जा रहा है। एयरपोर्ट मिल गए, पोर्ट्स मिल गए, सड़कें मिल गई, अब धारा भी दिया जा रहा है। नुकसान आपका है, नुकसान सोयाबीन के किसान का है, नुकसान मजदूर का है, नुकसान बेरोजगार युवा का है। और आप लोग देखते रहते हो, आपके आंखों के सामने हो रहा है और आप देखते रहते हो। धारा भी आपकी आंखों के सामने छीनी जा रही है। 1 लाख करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ रुपए में हमने हिंदुस्तान के हर एक किसान का कर्जा माफ कर दिया था। 70,000 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान के हर किसान का कर्जा माफ कर दिया। उतना पैसा अदानी को सिर्फ मुंबई में दिया जा रहा है। इस मामले में सर क्या अपडेट है, बताया जाए। दिनांक 13/11/2024 को अभिनेत्री अक्षरा सिंह द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि हमें रात्रि को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल आता है और हमसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जाती है। साथ ही साथ हमें डराया धमकाया जाता है। इस तरह के आरोप उनकी आवेदन में थे। तो पुलिस ने तुरंत गति से FIR दर्ज की, जिसमें दानापुर में 1123/24 केस दर्ज किया गया और बहुत ही जल्दी हम लोगों ने इसमें अनुसंधान पूर्ण किया। और अनुसंधान के पश्चात हमें पता चला इसमें कुछ तक कि एक जो कॉल किया गया था जिस व्यक्ति के द्वारा अज्ञात नंबर से, उस व्यक्ति का नाम कुंदन कुमार सिंह सन ऑफ सत्येंद्र कुमार सिंह है, जो खोपीरा थाना पौना जिला भोजपुर आरा का रहने वाला है। और इनके जब हमने जानना चाहा कि इन पर क्या आपराधिक इतिहास है और क्या मामला है, तो हमें पता चला कि इन पर पूर्व में भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। एक खगोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसमें वर्ष 2019 में जेल गए थे, जो 215/19 है, जिसमें ये शराब पीकर जिन्होंने न्यूसेंस क्रिएट किया था, तो उसको लेकर इनको अरेस्ट किया गया था। इसके बाद एक दूसरा केस 617/23 नवादा थाना जिला भोजपुर आरा में है और इसमें ये आर्म्स एक्ट में भी जेल जा चुके हैं और अभी इस पर बेल आउट थे। कल जब पुलिस ने इनको डिटेन किया तो पता चला कि उनसे शराब जैसी गंध आ रही थी, तो पुलिस ने तुरंत ब्रीथ एनालाइजर की मदद से उसको चेक किया, तो उसमें शराब पीने की भी पुष्टि हुई। और पूर्व में, क्योंकि मैंने अभी बताया कि खरोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी शराब को लेकर जेल जा चुके हैं। और जब हमने जांच की गहराई से अनुसंधान किया, तो उसमें ये हमारे जांच के निष्कर्ष हैं जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहला यही है कि ये रंगदारी का कोई मामला नहीं है, क्योंकि जिस नंबरों से कॉल किया गया था वो नंबर जो अभियुक्त है कुंदन कुमार सिंह, उसी के नाम पर दर्ज है। दूसरा, इस चीज़ का हमें कोई रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है, न ही उनके द्वारा आवेदिका के द्वारा दी गई है कि ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है उनके पास। और तीसरा, इसमें हमने और भी एनालिसिस किया, तो इसमें हमें रंगदारी के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। हाँ, ये सही है कि इसमें कॉल कुंदन कुमार सिंह जो अभियुक्त हैं, जिनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया है और चूंकि पूर्व इतिहास है तो उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है, इनके द्वारा इनको कॉल किया गया था। तो अभी कांड अनुसंधान के अंतर्गत है और ये कार्रवाई की जा रही है। पहले भी क्या कोई बातचीत हुई थी? पहले, इससे पहले इनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। हमने सारा इनका CDR भी खंगाला है अभी तक के। झारखंड की जनता ने पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके बता दिया है कि झारखंड में कमल खिलने वाला है। झारखंड की तकदीर और तस्वीर को बदलने का समय आ गया है। भाजपा ने ही झारखंड बनाया था, भाजपा ही झारखंड संवारेगी। और यही नहीं, कांग्रेस की गारंटियां जिस तरह से औंधे मुंह गिरी है, फेल हुई हैं, और उसी तरह से कांग्रेस फेल झारखंड में भी हुई, आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हुई। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ को आशीर्वाद कांग्रेस से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया है। आदिवासी महिलाओं की आबरू से लेकर आवाज को लूटने का काम हुआ है। लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद यहां पर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में हुआ है और जनसंख्या और जमीन के संतुलन को बिगाड़ने का काम हुआ है। जनता माफ नहीं करेगी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को साफ करेगी।